हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का अब अगला एग्जाम दोस्तों 16 अप्रैल को गणित का होने वाला है, जिसमें हम लोग आज देखने वाले टर्म 1 का किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ रहेंगे। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, सवाल कैसे पूछ रहेंगे, पूरा पैटर्न अभी आप लोगों के सामने खोल कर रख देंगे। और दोस्तों नंबर तक भी चेंज नहीं होगा, इस नंबर में इतना नंबर का ही सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब उसी चैप्टर का सवाल पूछा जाएगा। आप लोग जब बोर्ड एग्जाम देंगे वहां पर टर्म 1 खत्म, इसमें सारा ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। और आप लोग किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं कमेंट में जरूर बोलिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल। इसमें दोस्तों हम 20 सवाल देखेंगे और अगला 20 सवाल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के साथ क्लियर कराते चलूंगा। और बता दूं, इसके अलावा हर एक का ऑब्जेक्टिव इतने सारे चैप्टर है, हर एक का कॉन्सेप्ट क्लासेस मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। मतलब इसमें लोग बेसिक चीज देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे दूंगा। जिसको भी ये चैप्टर्स नहीं आते हैं बेसिक में, आप लोग वो वीडियो जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहां पर सारे चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोड हैं। अब दोस्तों चैप्टर वाइज भी आप लोग हम रिवीजन कराएंगे। ठीक है, तो बस चलिए बने रहिए और देखिए पूरा वीडियो को। बहुत ज़्यादा फायदा होना। मैथ में दोस्तों 100 में 100 आप लोग ला सकते हो, बशर्ते मेहनत करो। जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से पढ़ो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अच्छी प्रकार से तैयारी करने के लिए, एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग देखिए टर्म 1 में कुछ ऐसा सवाल रहेगा, और जो आप लोग नंबर देख रहे हो ये नंबर तक भी चेंज नहीं होगा। मतलब अगर एक नंबर में ये वाला सवाल है तो इस चैप्टर सवाल है, तो एक नंबर में इसी चैप्टर सवाल रहेंगे। ठीक है, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करें चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है, 225 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जब भी अभाज्य गुणनखंड बोलेगा तो आप लोग क्या करना है, जैसे आप लोग लघुत्तम निकालते हैं ना, बिल्कुल वही चीज करना है यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे हम लोग, उसमें लिखेंगे 225। ठीक है, अब इसको देंगे, भाग देंगे। सबसे पहले 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, तब 3 से देंगे। देखिए 3 से जाएगा, चल जाएगा। तो 3 7 21, एक बचा तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। 3 5 15, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब 3 से जाएगा, नहीं, अब 3 से नहीं जाएगा। तो किस जाएगा, 5 से जाएगा ना, तो 5 5 25, और किस जाएगा फिर 5 से, 5 1 5। अच्छा हम लोग 225 को क्या लिख सकते हैं, क्या क्या आया देखिए। तो 3 आया, गुना फिर 3 आया, गुना फिर 5 आया, और गुना फिर 5 आया। मतलब 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। कहीं भी आंसर ये वाला दिख रहा है, जहां दिख रहा है उसी को टिक कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। जो कि पहला ही ऑप्शन दिख रहा है ये वाला। समझ में आया? बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, बना दीजिए, इतना गोल घेरा कर दिए, एक नंबर मिल गया। अगला सवाल देखिए क्या है, 130 तथा 420 का महत्तम समावर्तक दिया है 10। 130 तथा 420 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? एक फॉर्मूला आप लोगों को बताएं, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या क्या है 130 है और 420 है। ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जब भी इस प्रकार का सवाल रहेगा हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है, दो संख्या दिया है, एक ये और एक ये, और आप लोग क्या दिया, महत्तम समावर्तक। मतलब महत्तम समावर्तक तो HCF बोलते हैं। देखिए महत्तम समावर्तक क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। तो क्या निकालना है, लघुत्तम समावर्तक मतलब LCM निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, जो संख्या दिया उसको गुणनफल और बराबर होता है LCM इंटू HCF। तो दोनों संख्या गुणा करते हैं, 130 और गुना 420 हो गया गुणनफल। अब बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF। तो LCM और इंटू HCF, HCF के सामने कितना है भाई साहब, 10। देखिए इसमें आप लोग एग्जाम में प्रोसेस से नहीं बनाना है, आप लोगों को कैसे भी करके सिर्फ आंसर लाना है। तो बिना मतलब का लेंदी बनाने मत जाइएगा, आप लोग का टाइम खाएगा इसमें। ठीक है, बस किस तरह बनाइए आप, मैं इससे पहले लिख सकता था मैं, दोनों संख्या गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। क्या फायदा उसमें? ठीक है, यहाँ पर दोनों संख्या लिख दी, उसका गुणनफल हो गया बराबर LCM इंटू HCF कितना है, 10। अब देखो क्या होगा, इधर एक जीरो इधर एक जीरो कटेंगे। अब 13 को 420 से गुना कर दीजिए, आप लोग का जो आंसर आएगा वही आप लोग का आंसर हो जाएगा। कमेंट में सभी लोग जरूर बोलोगे गुना करके कितना आया और आंसर कितना आया। आप लोग 13 को 420 से गुना कर दो। ठीक है, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। और आई थिंक आप लोगों का आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। एक बार कमेंट करके जरूर बोल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि HCF सेम क्वेश्चन दे दिया है, अब कैसे इसको बनाए देखिए। यहां पर क्या किया है, डायरेक्ट लिख ही दिया है। दो से देखिए HCF दो संख्याओं का, दो संख्या भाई साहब यहाँ पर क्या क्या दिया है, एक दिया है A और दूसरा दिया है 8। HCF दे दिया है 4 और LCM दे दिया है 24। मतलब यहाँ पर HCF भी दे दिया और LCM भी दे दिया। क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही पूछेगा, आपको HCF LCM और दोनों संख्याओं में से कोई तीन चीज दिया हुआ रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो संख्या क्या क्या है, A और 8, तो लिखेंगे दोनों का गुणनफल A इंटू 8 बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF। LCM कितना है देखिए, तो LCM कितना है, दोनों संख्याओं का दिया हुआ LCM 24 है, तो लिखेंगे 24 और इंटू HCF। अच्छा भाई साहब HCF दिया, जी हाँ सर बिल्कुल दिया, 4 दे दिया। देखिए HCF बराबर 4, तो 4 लिख दिए। कुछ कटेगा, बराबर A बराबर हम इधर ले जाएंगे 24 गुने 4 और बटे में 8,
तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 कट जाएगा। फिर कटेगा ये 2 एकम 2 और 2 को 12 से काट देंगे 24 कट जाएगा, 24 12 में 24 कट जाएगा। तो ए का वैल्यू आपका क्या निकल कर रहा है 12। क्या 12 आंसर है कहीं पर भी दिख रहा है? जी सर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, मारो पटाख से। समझ रहे हैं? इतना ही आसान सवाल पूछेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैथ में विद्यार्थी 100 में 100 उठाता है बिल्कुल, और उठाएगा भी इस बार, बस मेहनत कीजिए। एक धनात्मक संख्या 4q + 1 के रूप का है तो यह संख्या निम्न में से क्या है? देखिए अगर कोई 4q + 1 के रूप का है तो निम्न में से क्या है? बस आप लोग संख्या पुट करके देख लीजिएगा ना, मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए q के सामने हम अगर 1 बैठाएंगे तो क्या होगा, 4 q के सामने 1 बैठाएंगे 4 एकम 4 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा। मान लीजिए अगर 2 बैठाएंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। 3 बैठाएंगे तो 4 तिया 12 और 1 13 मिल जाएगा। 4 बैठाओगे तो q के सामने तो 4 × 4 16 हो जाएगा और 1 17 हो जाएगा। हर एक बार क्या मिल रहा है आपको, सम मिल रहा है कि विषम मिल रहा है? बिल्कुल विषम संख्या मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये विषम संख्या का रूप है। लेकिन वही अगर 4q + 2 दे देता तो क्या हो जाता, सम संख्या। कोई भी यहाँ पर दे, आप लोग बस पुट करके देख लीजिएगा, बात समझ में आई या नहीं कमेंट में जरूर बोलोगे। अगला सवाल देखिए, द्विघात बहुपद दे दिया है कि शून्यकों का गुणनफल क्या है। अब दोस्तों ये सारा चैप्टर मैं बेसिक में करा चुका हूं एक बार, ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में सभी मैं प्लेलिस्ट का उसका लिंक दे दूंगा, वहां पर सारे चैप्टर्स आप लोगों को मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, टर्म 1 का और टर्म 2 का तो स्पेशल वीडियो आप लोगों का आएगा, चिंता मत कीजिए। तो देखिए द्विघात समीकरण बहुपदी वाला दिया है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। हम लोग जानते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा × बीटा बराबर c/a। अच्छा यहाँ c क्या है, देखिए यह ax² + bx + c। a में कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब bx b में 7 है और c में कितना है 2 है, तो c में 2 तो 2 लिखेंगे बटा a होता है ना, a में ax², x² का आगे कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जी, 2 इज द राइट आंसर। कहीं भी 2 दिख रहा है तो उसको मार दीजिए, फटाक से सही हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? अगला सवाल देखेंगे, यदि शून्यकों का योग और गुणनफल 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। बहुत ही फेमस सवाल और एग्जाम में दोस्तों इससे प्रश्न छपेगा और छप चुका भी होगा। इसको कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए एक बार। जब भी आपका शून्यकों का योग यानी कि क्या दिया हुआ है, ये अल्फा + बीटा दिया हुआ है जी, कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है सर। और शून्यकों का गुणनफल को किससे लिखते हैं, अल्फा × बीटा। तो शून्यक मतलब हम लोग मानते हैं एगो अल्फा, शून्यक हमेशा 2 को होता है द्विघात बहुपद का। द्विघात मतलब 2 और शून्यक मतलब 2 को चीज हो, यहाँ पर 2 घात, इसलिए क्या होगा, एगो अल्फा मानते हैं और दूसरा बीटा मानते हैं। और योगफल मतलब दोनों को जोड़ दिए, गुणनफल मतलब दोनों को गुना कर दिए। गुणनफल कितना दिया है देख लीजिए, यहाँ पर -2 दिया हुआ है, हमको निकालना है बहुपद। तो मान लेंगे माना द्विघात समीकरण, क्या लिखेंगे, माना द्विघात समीकरण लिखेंगे पहले, x² - अल्फा + बीटा इंटू x, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, अल्फा + बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0 कर देना, बस इतना। सर समीकरण क्यों लिखे, समीकरण इसलिए लिखे क्योंकि बराबर में 0 आएगा, बटा में कोई चीज़ आएगा तो उधर हो जाएगा खत्म जाके 0, और हमारा जो आंसर होगा द्विघात बहुपद ये वाला होता है, ये वाला, इसको निकालना है। तो चलिए लिखते हैं x² - अल्फा + बीटा कितना है, बस देखिए 3 है तो देख के 3 बैठा दीजिए, और गुना में क्या है x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -2, तो यहाँ पर -2 कर दिए बराबर 0। अब 0 का कुछ वैल्यू नहीं है, 0 हटा दो, हमारा आंसर जो होगा यही वाला होगा, ठीक है। हाँ यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, मतलब हमारा आंसर क्या होगा फाइनली हमारा जो आंसर होगा दोस्तों, यहाँ देखिए ऊपर में x² होगा, ठीक है, -3x होगा और प्लस माइनस से क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये कहीं भी दिख रहा है आपको ऑप्शन में, x² - 3x - 2, x² - 3x - 2 कहीं भी अगर दिख रहा है तो उसको मार दो और आगे बढ़ो। ये दिख रहा है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये सवाल दोस्तों देखकर आंसर बोल दोगे, मतलब आंख खुला रहना चाहिए, खाली आंसर बोल दोगे। बोल रहा है शून्यकों की संख्या px कितना बार काट रहा है। अरे भाई साहब शून्यकों की संख्या x मतलब px के, तो x को कितना बार काट रहा है वो गिन लो। यहाँ पर सर 1 बार काट रहा है, यहाँ पर 1 बार काट रहा है, यहाँ पर 1 बार और यहाँ पर 1 बार, मतलब 3 बार कुल मिलाकर काट रहा है। मतलब लिखेंगे px के शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 3। जी हाँ गेट इट, 3 कहीं भी दिख रहा है सर, बिल्कुल लास्ट में दिख रहा है, तो लास्ट में देखिए या फर्स्ट में देखिए, आंसर तो आंसर होता है भाई साहब, उससे बड़ा कोई नहीं होता। समीकरण युग्म 2x + 3y + 4 बराबर 0 तथा 4x - 5y + 6 का बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, 2 हल होगा। भाई साहब इसके लिए आपको कंडीशन याद होना चाहिए, a1/a2 b1/b2 c1/c2।
मैंने डिटेल में चैप्टर में समझा दिया है, प्लस एक्स्ट्रा एक फॉर्मूला का भी वीडियो बना दिया है जिसमें आप लोग सारे फॉर्मूला A to Z मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, जरूर देख लीजिएगा। क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 है का अद्वितीय हल होगा ना, या अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, या 2 हल होगा। तो सबसे पहले हम A1/A2 निकालेंगे। चलिए निकालते हैं A1/A2। हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए आप लोग, ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है 4। यहाँ पर A2 है 4, B2 है -5 और C2 है 6। तो A1/A2, A1 कितना है 2 बटा A2 कितना है, A2 है 4, हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं B1/B2। तो B1 कितना है, B1/B2। इसको काट दीजिएगा तो आएगा 1/2, काट के 2 कम 2, 2 दूनी 4 कटेगा ना जी, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1/2 आ गया। नेक्स्ट B1/B2, B1 कितना है 3 और B2 कितना है -5। भाई साहब यहीं पर तो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया सर, मैच कर रहा है क्या? A1/A2 आया आपका 1/2 और B1/B2 आ रहा है 3/-5। जब मैच नहीं करेगा तो आगे हम किसी भी हाल में नहीं बढ़ेंगे, बस यहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ मैच नहीं किया A1/A2 और B1/B2। तो हम क्या लिखेंगे, A1/A2 नॉट इक्वल, बस आपको समझा रहे हैं आंसर, देखिए कैसे लिखेंगे, B1/B2, ये हमारा चीज हो गया। ठीक है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब बराबर नहीं है तो आगे हमको और बढ़ना भी नहीं है। तो जब बराबर दोस्तों ये नहीं होता है तो ये दोस्तों बोलता है प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं, और इस प्रकार में सिर्फ अद्वितीय हल होता है, मतलब एक ही हल होता है। तो कौन वाला ऑप्शन सही होगा? जब भी इस प्रकार कंडीशन होता है, सारा कंडीशन मैं डिटेल में समझाया हुआ हूँ। ठीक है, 3 कंडीशन होता है, ध्यान से सुन लीजिए। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 जब हो जाए तो प्रतिच्छेदी होता है, मतलब अद्वितीय हल होगा। जब A1/A2 और B1/B2 बराबर, ये C1/C2 हो जाए, तीनों बराबर हो जाए तो संपाती होता है और अनेक हल होता है। और जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाए तो होता है समांतर, और इसमें कोई भी हल नहीं होता है। समझ गए? बस इतना सा कंडीशन है, फॉर्मूला में बता चुका हूँ, चैप्टर में भी बता चुका हूँ, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अभी भी बता दिया, नोट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ अद्वितीय हल होगा, मतलब सिर्फ एक हल होगा और कोई हल नहीं होगा। समझ गए? अगला सवाल हम लोग देखेंगे, इसमें क्या बोला है, समीकरण एवं y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -5 का हल है। कितना हल है भाई साहब? y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -5। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन भी देख के बोल सकते हो। देखिए y इक्वल टू 0 एक हल और y इक्वल टू -5 2 हल, और कोई भी हल है क्या? नहीं, का सिर्फ 2 ही हल दिखा रहा है ना, और कुछ होगा ही नहीं। अब क्या रहोगे, कुछ और ला पाओगे? नहीं, यहाँ पर सिर्फ 2 हल हो जाएगा। समझ गए? अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे। समीकरण 2 को दिया हुआ है के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। दोस्तों मैं बार बार ये बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये कंडीशन जरूर याद होना चाहिए, A1/A2 B1/B2 C1/C2। और कंडीशन याद करने के लिए मैं आप लोग अगर चाहोगे तो मैं अलग से एक वीडियो भी ला दूंगा। ठीक है, तो अगर चाहोगे तो, क्योंकि मैं इस पर वीडियो बना रही, क्वेश्चन इससे रहेगा, 2-3 सवाल रहेंगे फिक्स इससे। तो अच्छे से फॉर्मूला वाला आप देख के याद कर लो, या फिर आप लोग पिछले वाला वीडियो देख लो, और नहीं कहोगे तो एक अलग से इस पर वीडियो भी ला दूंगा। देखिए क्या, क्योंकि बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, द्वारा निरूपित रेखाएं क्या है, संपाती, समांतर, प्रतिच्छेदी, लंबवत। सबसे पहले हम वही निकालेंगे A1/A2। तो A1 जब A2 लिखेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 6 इधर 3, काटिएगा इधर तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 2/1 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 2/1 हो जाएगा। ठीक है, 2/1। अच्छा, B1/B2 निकालेंगे सर तो क्या होगा, तो निकालिए B1/B2 निकालेंगे तो B1 कितना है -2 और B2 कितना है, B2 है आपका -1। y के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब ये भी 2/1 ही होगा। अच्छा, C1/C2 निकालिए सर। चलिए वो भी आपका मुराद पूरी कर देते हैं। C1/C2, C1 कितना है, 9 है। अच्छा, C2 कितना है, 12 है। यहाँ पर गड़बड़ हो गया ना, 3 3 9 और 3 4 12, मतलब कितना आ रहा है, 3/4 आ रहा है। अच्छा देखिए, ये तो 2/1 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। ये भी आपका 2/1 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। बट ये 2/1 हो रहा है क्या, बराबर हो रहा है क्या इसके? नहीं। मतलब क्या करेंगे, क्या कह सकते हैं हम कि ये जो A1/A2 है वो तो B1/B2 के बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये भी 2/1, ये भी 2/1, बट ये C1/C2 के बराबर नहीं है। तो जब भी हमारा कंडीशन होता है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2, तब हम लोग बोलते हैं भाई साहब ये समांतर है और इसमें कोई हल नहीं होता है। समझ गए? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से वही वाला उस अब नेक्स्ट चैप्टर का दिया है कि ए 2 समीकरण दिया है और इसका x का मान निकालने वाला। बस दोनों समीकरण को आपको सॉल्व करके बता देना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर x + 3y है, यहाँ पर 2x - y है। बस किसी भी एक समीकरण से आप x का वैल्यू निकाल के दूसरा समीकरण में पुट कर दो, x का वैल्यू निकल जाएगा। या फिर आप पहले एक काम करो, y का वैल्यू निकाल के किसी में पुट कर दो, x का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाए, क्योंकि x का मान पूछा है। ठीक है,
किसका मान पूछा है? एक्स का मान पूछा है। तो हम एक काम करते हैं, वाई का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से और समीकरण 1 में पुट कर देंगे, सीधा सीधे एक लाइन में मेरा आंसर, मतलब जल्दी आंसर बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम वाई का वैल्यू निकालेंगे क्या निकलेगा? देखिए माइनस वाई बराबर क्या होगा? 3 माइनस 2x होगा। और इधर माइनस है तो माइनस को अगर हम उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस उधर करेंगे तो -3 हो जाएगा, और माइनस इधर इसके सामने माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2x हो जाएगा। मतलब इसको सजा के लिखेंगे तो लिख सकते हैं 2x माइनस 3y। मतलब कह सकते हैं कि मेरा y कितना आया? y आ गया सर 2x माइनस 3। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? y आ गया 2x माइनस 3। y कितना आ गया? y आ गया 2x माइनस 3। अब ये जो y का वैल्यू आया, बस बिना कुछ सोचे समझे आप समीकरण 1 में रख दो, आपका x का मान निकल जाएगा। समीकरण एक क्या है? ये वाला है, x प्लस 3y बराबर 5। तो लिखते हैं x, तो x लिख दिए, प्लस 3y तो 3 का 3, और y का वैल्यू कितना आया? y का वैल्यू 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 अब बराबर कितना है? 5। ठीक, अब क्या करेंगे? x प्लस इसको इससे गुना करो, 3 दूनी 6x, फिर इसको गुना करेंगे प्लस माइनस से माइनस, 3 त्रिका 9, अब बराबर में क्या हो जाएगा? 5। क्या करेंगे? x, अब ये देखिए प्लस और माइनस यहाँ पर, अरे भाई साहब इसको प्लस 6x है तो 6x ही रखिए, सॉरी एक मिनट, इसको जब जोड़ के कर देना ये हो जाएगा, तो 6x और 1x कितना x होगा? 7x होगा। अच्छा माइनस 9 उधर से क्या हो जाएगा? प्लस 9 हो जाएगा ना। 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 14। ठीक है, बराबर 14। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब x का वैल्यू मेरा निकल गया 2। बस x का वैल्यू 2, कहीं भी आंसर दिख रहा है? सर ये वाला दिख रहा है, आंसर मान लीजिए। बिल्कुल आसान है, बस समझने की देरी है। और ऐसा ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे, मैथ में दोस्तों कितनों भी क्वेश्चंस घुमा दे, आप लोग उसको बना करके आओगे, ये मेरा गारंटी है। जैसा मैं समझा रहा हूं ऐसा आप समझ जाओ। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या है? यदि x बराबर 2 y बराबर 3 समीकरण इतना का एक हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। भाई साहब आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो भी हो, आपको यहाँ पर x और y का मान दे दिया गया है तो k का मान निकलना है। तो चलिए लिखते हैं 2x प्लस y बराबर k है, तो 2 और x की जगह पे कितना है भाई? तो 2 है, प्लस y की जगह पे कितना है? 3, अब बराबर k, तो k लिख दिए। तो 2 दूनी 4 और प्लस 3 बराबर में हो गया k, तो k बराबर करेंगे 4 और 3 7, हो गया आंसर 7। तो k का वैल्यू कितना हो गया? 7। कहीं भी दिख रहा है 7? ऑप्शन नंबर डी मारिए फटाक से। समझ गए? इतना ही आसान सवाल है। अगला सवाल देखिए 13 नंबर क्या बोल रहा है? समीकरण 1 में 2 दिया हुआ है का एक हल होगा, मतलब आपको x और y का मान निकालना है। देखिए इसका मैं आपको ट्रिक बोल देता हूं, ठीक है? अगर आप ऑप्शन से हिट करोगे तो देखिए क्या है, का हल होगा, मतलब इसको सॉल्व करके x और y का मान निकालने वाला है। जैसे अभी मैंने पहले वाला सॉल्व किया, ये वाला सवाल सॉल्व किया ना, ये वाला जैसे मैंने सॉल्व किया ये वाला, इस प्रकार से भी सॉल्व करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। पहले x का निकालोगे, y का जिसका भी निकालोगे, फिर आप समीकरण दूसरा का यूज करके बाकी दूसरा वैल्यू निकालोगे। ठीक है, या फिर आप लोग ट्रिक का यूज कैसे करोगे? देखिए जब भी इस प्रकार का 2 समीकरण रहेगा और x और y का वैल्यू निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग? ऑप्शन के हिसाब से पुट करेंगे। पहला ऑप्शन पुट करते हैं, देखिए क्या आंसर मैच करता है? x प्लस वाई बराबर 16 है, तो x में 3 है, y में 5, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे। 3 और 5 16 होगा, कभी नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन x में 9 y में 7, तो चलिए x में 9 रखते हैं, y में 7 रखते हैं, देखते सही हो रहा है क्या? तो x में 9 रखेंगे और y में 7 रखेंगे, 9 प्लस 7 कितना हो जाए? 16। हाँ सर ये तो काम कर रहा है। चलिए दूसरा भी चेक करना है, एक गो हो जाएगा तो नहीं, दोनों सेटिस्फाइड करना चाहिए, दोनों ही यहाँ पर काम होना चाहिए यहाँ पर। तो x में 9 y में 7, तो 9 माइनस 7 बराबर 2। बात सर काम कर जा रहा है, यही वाला आपका आंसर हो गया। इतना सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा भाई साहब। आप ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाते हो, आंसर रट के जाते हो या कैसे बनाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ रट के आप बना नहीं सकते हो, क्योंकि वही क्वेश्चन डिटो उठ के आ जाएगा। ये तो नहीं, यहाँ पर मैथ के 1000 सवाल मिलेंगे, इसलिए आपको समझना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, समझ जाओगे तो आप देखकर मतलब आसानी से बना दोगे। तो यहाँ पर आप बनाते कैसे, इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर आता है कि नहीं ये फर्क पड़ता है। द्विघात समीकरण की घात निम्न में से क्या है? द्विघात, भाई साहब नाम से ही द्वि आ रहा है ना, तो 2 घात हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण x² - 6x + 1 बराबर 0 का मूल कैसा है। तो इसका मूल कैसा हो जाएगा दोस्तों? मूल निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? d बराबर अगर 0 आता है, सुन लीजिए, d बराबर अगर 0 आता है तो मूल होता है क्या? वास्तविक और समान। d अगर 0 से छोटा या माइनस में आ जाता है, 0 छोटा मतलब माइनस में आ जाता है, तो होगा क्या? अकाल्पनिक, और कोई हल नहीं होगा। और d बराबर अगर 0 से बड़ा होता है, क्या होता है? d 0 से अगर बड़ा होता है
तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। समझ गए? अब चलिए हम इसको बनाते हैं। जब भी मूल निकालने, मूल कैसा होगा तो चलिए निकालते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ध्यान से देखिए। b का वैल्यू कितना? ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। प्लस होता है b का वैल्यू माइनस में है तो माइनस में लिख देंगे। बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना? -6 है तो लिखोगे -6 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 a का मान कितना? 1 और c का मान कितना? 1। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और -4 एकम 4। 36 में 4 गया तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और कहीं भी दिख रहा है 32 आपको? 32 थोड़े आपको दिखेगा। आपको 32 दिख रहा है तो 32 क्या आ रहा है? 0 से बड़ा है, छोटा है या 0 है? तो सर ये 0 थोड़े है, ये d का वैल्यू 0 से बड़ा आ गया ना। ये d का वैल्यू हुआ 0 से हो गया बड़ा हो गया। तो 0 से जब भी बड़ा होता है तो वास्तविक और क्या होता है? असमान होता है। ऑप्शन नंबर डी, बी को मारिए फटाक से। आगे देखते हैं 16 नंबर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बोला है कि बराबर 0 का मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? मतलब क्या? अभी का शून्यकों का योग निकालना है। अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा में a। -b a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो माइनस और b का वैल्यू कितना है? 3 बटा a का वैल्यू कितना है? कुछ नहीं तो 1। तो -3 बटा 1 मतलब -3 इसका आंसर हो जाएगा। कहीं भी -3 दिख रहा है? जी हाँ सर, ऑप्शन नंबर डी को मारिए फटाक से और आगे बढ़िए। देखिए क्या है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तिकर क्या होगा? यहाँ पर विविक्तिकर मतलब ध्यान दीजिएगा डिस्क्रिमिनेंट होता है यानी कि डी। ठीक है, डी का वैल्यू निकाल के देखना है क्या होगा, ये कितना वैल्यू आ रहा है। तो डी बराबर हमको पता है क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? -6 का स्क्वायर सर। -4ac तो 4, a का मान कितना? कुछ नहीं तो 1 और इंटू c का मान कितना? 3। अच्छा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 4 तिया 12। 36 में अगर आप 12 को घटा दोगे तो कितना आएगा? इसको माइनस करोगे तो 24 हो जाएगा। कहीं भी ऑप्शन में दिख रहा है 24? कहीं भी नहीं दिख रहा है। गलत हो गया क्या भाई साहब? गलत तो है नहीं। ठीक है, आई थिंक इसका आंसर 24 होगा। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। आप लोग एक बार कमेंट करके बोलोगे क्या मैं सही हूँ या गलत? एक बार कमेंट करके जरूर बोलोगे, मैं कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखिए। यदि द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं हो तो निम्न में से कौन सकता है? मैंने अभी कहा द्विघात समीकरण का अगर वास्तविक मूल नहीं होता है, वास्तविक कब नहीं होता है? जब डी का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए। याद रखिए, जब d का वैल्यू बराबर 0 तो मूल क्या होगा? वास्तविक और समान। d का वैल्यू अगर 0 से छोटा तो मूल क्या होगा? काल्पनिक होगा यानी कि अवास्तविक होगा, वास्तविक नहीं होगा। और d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो जाए तो मूल क्या होगा? वास्तविक होगा और असमान होगा। बस ये 3 कंडीशन याद रखना है। मैंने डिटेल में समझाया जब आप लोग फॉर्मूला बताया था, जब ये चैप्टर बताया था, और अभी भी बता दिया। इसको लिख लो कहीं पर। तो क्या होगा? d का वैल्यू 0 से छोटा। कहाँ 0 से छोटा दिख रहा है? यहाँ पर 0 से छोटा दिख रहा है। d का वैल्यू तो होता है ना सर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया आंसर। यही बोला। समझ में आई मेरी बात? आगे बढ़े। 19 नंबर सवाल देखिए। यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूल समान हो मतलब क्या? मूल समान हो मतलब d बराबर 0। d बराबर 0 मतलब क्या? d का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर सर? तो -2 का स्क्वायर और -4ac तो 4a का मान हुआ 1 और c का मान हुआ k बराबर 0। अरे भाई साहब रुकना थोड़ा यार। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस, इसलिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू के 4k हो जाएगा बराबर में 0। तो 4 -4 के बराबर -4 हो जाएगा। उधर करेंगे तो -4k बराबर -4 तो माइनस माइनस कटिंग और 4 एकम 4 कटिंग k इक्वल टू 1 आएंगे। चलिए कुछ ज़्यादा इंग्लिश बोल दिया। k का वैल्यू हो गया 1। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। और आज का दोस्तों 20 नंबर अंतिम सवाल। नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 21 से लेकर 40 तक। ठीक है, बस आप लोग कमेंट में बोलिए वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, और क्योंकि बोर्ड में बनाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा बनेगा और एक वीडियो अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। आई थिंक जब यहाँ पर आप लोग को समझ में आ जा रहा है तो फिर क्या दिक्कत। और देखिए इसमें आप लोग को वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना है, बनाना नहीं है। सब्जेक्टिव जो जरूरी है मैं बोर्ड में ही बता रहा हूँ आप लोगों को, सब्जेक्टिव बोर्ड में ही बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव दोस्तों आप लोग कैसे भी करके बस आंसर लाना है, तो समझ जाओ खाली प्रोसेस को, बाकी सब कुछ भगवान भला करेगा। ठीक है, प्रोसेस को जान जाओगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा इसमें, क्योंकि कोई भी सवाल आप छोड़ोगे नहीं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6 का मूल प्राप्त करें। इसका मूल निकालना है। कैसे मूल निकालेंगे दोस्तों? तो मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग इसको तोड़ेंगे पहले। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अब बराबर 0। इसका मूल निकालने के लिए हम तोड़ते हैं इसको, एक्स स्क्वायर। अच्छा माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं क्या?
इसको इस कदर तोड़ना पड़ता है कि गुना जोड़ घटाव करने पर क्या आ जाए, x आ जाए, -x आ जाए, और गुना करने पर कितना आ जाए, -6 आ जाए। ठीक है, -6 और यहाँ पर x² आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करते हैं। तो इसको हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -x को अगर हमें लाना है तो इसको 6 को पहले तोड़ेंगे। 6 को किस में तोड़ेंगे, 2 गुना 3 में तोड़ेंगे। 6 को किस में तोड़ेंगे, 2 गुना 3 में। जब 2 गुना 3 में इसको तोड़ोगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और 3 में से 2 घटाओगे तो यहाँ पर x आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर लाना क्या, -x लाना है ना, यहाँ पर देखिए -x लाना है। तो -x लाना है मतलब बड़ा का चिन्ह क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो हम लिख देंगे -3x और -2x, सॉरी -3x और +2x। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। और लास्ट में -6, बस बीच वाला ही तो आपको तोड़ना रहता है, हो गया आपका काम, समझ गए। x दोनों में कॉमन ले लो, क्या होगा, x -3 बच जाएगा, इन दोनों में x कॉमन आएगा ना। अब इन दोनों में क्या, 2 कॉमन आएगा, +2, तो क्या आएगा, x -3 आ जाएगा। अब बराबर में 0 है, तो यहाँ पर x -3 है और एक है x +2 बराबर 0। तो एक बार x बराबर 3 आ जाएगा, x बराबर जब x -3 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 3 होगा, और x +2 बराबर 0 करोगे तो x बराबर -2 होगा। देखो 3 और -2 कहाँ है, देखिए 3 और -2, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। समझ गए। तो ये था दोस्तों आप लोग का, कुछ इसी प्रकार से सवाल पूछेंगे, इसी पैटर्न में पूछेंगे, ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा। तो बस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। जहां पर समझ में नहीं आया कमेंट कीजिए, क्योंकि ऐसा आप लोग का बहुत सारा वीडियो आने वाला है, वहां पर मैं आप लोग और डिटेल में समझा दूंगा। उसके बाद चैप्टर वाइज भी रिवीजन वीडियो आएगा। मेन क्या है, मैथ में रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप रिवीजन नहीं करते भाई साहब मैथ में, आप कितना तेज हो, अच्छा नंबर नहीं ला पाओगे। तो मैथ में दोस्तों रिवीजन बहुत जरूर रिवीजन कीजिए और वीडियो को देखिए, जहां भी समझ नहीं आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।